नमस्कार साथियों। आज हम 27 अगस्त 2025 के न्यूज़ और करंट अफेयर्स का चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज का सबसे पहला न्यूज़ है चक्रधर समारोह को लेकर के। ठीक है, चक्रधर समारोह, तो देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं और अभी भी कहता हूं, हम ऐसे न्यूज़ एनालिसिस से या ऐसे करंट अफेयर्स के एनालिसिस से कैसे सीखना है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स के लिए और जो सीजीपीएससी मेंस है उसके लिए किस तरह से हमको न्यूज़पेपर से कंटेंट जुटाने की आवश्यकता है और इसी के माध्यम से मल्टीपल रिवीजन कैसे हो, यही सीखते हमको चलना है और यही सीखने का प्रयास हम और आप दोनों कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे सबसे पहले न्यूज आई आज की कि चक्रधर समारोह की शुरुआत हो रही है इस वर्ष 2025 की। कब से कब तक है? 27 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर 2025 तक। ठीक है, तो सबसे पहला न्यूज आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन यही बनता है कि 2025 का जो चक्रधर समारोह है कब से कब तक आयोजित हुआ? तो 27 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक, तो क्या ये यहीं तक समाप्त हो जाता है? नहीं, दूसरा ये कहां पर होता है? तो रायगढ़ के रामलीला मैदान पे, ये देखिए लिखा है रायगढ़ के रामलीला मैदान पे होगा। ठीक है, और क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, सुर ताल छंद और घुंघरू के 40 बरस। तो ये कौन सा है? ये 40वां वर्ष है इसका, चक्रधर समारोह का। तो आपके लिए एक और हो गया कि 2025 में होने वाला चक्रधर समारोह कितने वर्ष हो गए? 40 वर्ष हो गए। देख रहे कैसे क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके लिए। तो ऐसे ही प्रश्न आपके बनते हैं जब आप इस तरह से एनालिसिस करके पढ़ते हैं। पहला। अब दूसरी बात ये कि क्या हमारे लिए इसकी उपयोगिता यही समाप्त हो गई? नहीं, तो हमको थोड़े जानना पड़ेगा कि ये चक्रधर महाराज, राजा चक्रधर सिंह कौन थे। ठीक है, ये चक्रधर जो समारोह की शुरुआत कब हुई थी, समारोह की शुरुआत कब होती है, ठीक है, और मुख्यतः इसके अंतर्गत होता क्या है। ठीक, तो जब इतना हम यहीं पे पढ़ लेते हैं तो हमारा रिवीजन हो गया। किसी किताब को खोलने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी। आपको जो भी एमसीक्यू के से संबंध एमसीक्यू बन सकते हैं इससे, इस टॉपिक से, वो सारा आपका यहीं पे कवर हो गया। दूसरा, यदि आपके सीजीपीएससी मेंस के पेपर 6, ठीक है, पेपर 6 में जो छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य है उसमें लोक महोत्सव के बारे में दिया गया है। ठीक है, सामाजिक परिदृश्य, ये आपका सिलेबस है, पेपर 6 का सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, उसमें यदि पूछा जाता है चक्रधर समारोह के बारे में बताइए, 2 अंक, 4 अंक, 8 अंक, जितने में भी पूछा जाता है, तो वहां के लिए भी लिखने के लिए आपके पास कंटेंट यहीं से उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, तो राजा चक्रधर सिंह आगे थे कौन? तो राजा चक्रधर सिंह रायगढ़ रियासत के महाराजा थे और स्वतंत्र भारत के जो स्वतंत्र भारत जब स्वतंत्र हुआ उससे पहले जो रायगढ़ रियासत के अंतिम राजा कौन थे? राजा चक्रधर सिंह। इन्होंने ही रायगढ़ रियासत के विलीनीकरण, भारत संघ में विलीनीकरण में हस्ताक्षर किया था। ठीक है, और ये कथक नृत्य के बहुत बड़े जानकार थे और कथक नृत्य स्वयं भी करते थे। इस पर इन्होंने पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, इनकी पुस्तकों में नर्तन सर्वस्व, ताल तो निधि, ये सब आते हैं, आप देख लेंगे। ठीक है, इस समारोह की शुरुआत कब हुई? इस समारोह की शुरुआत होती है वर्ष 1985 से। कब से? वर्ष 1985 से। इसीलिए इस समारोह का इस वर्ष कौन सा वर्ष, कौन सा है इस समारोह? 40वां वर्ष मना रहा है अपना। ठीक है ना। इसमें मुख्यतः किसको ध्यान में रखा जाता है? इसमें मुख्यतः ये ध्यान रखा जाता है कि इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की जो सामाजिक सांस्कृतिक उत्सव है उसको देश, अर्थात देश के स्तर पर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को प्रदर्शित करना इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, इतना कंटेंट आप जब यहीं पे आप कर लिए तो आपको कितना पढ़ना बाकी रह गया पुस्तकों में, आप खुद ही एक बार विचार करेंगे। तो इस प्रकार से हम सीखते चलेंगे। ठीक है, सब क्लियर हुआ? यहां से चलते हैं आगे। अगला न्यूज है, हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कहाँ किसके दौरे पर गए हैं? जापान और दक्षिण कोरिया के दौरे पर गए हैं। ठीक है, तो आप एक बार पुराना रिवीजन करके देखेंगे वे कब गए थे जापान और कब वापस आएंगे था, कितने दिन के दौरे पर गए थे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये करके आए करेंगे। ठीक है, अब देखिए फिर से, छत्तीसगढ़ में फूड प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनेंगे। ठीक, मैं यहाँ पे आप लोग को, और ये इससे क्या होगा, यदि फूड प्रोसेसिंग हो यूनिट्स लगेंगे छत्तीसगढ़ में, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनेंगे, तो इससे छत्तीसगढ़ क्या होगा? रोजगार बढ़ेगा। अब मैं सीधे आता हूँ, ये आपके पेपर 5 सीजी इकोनॉमी से जुड़ता है। ठीक है, सीजी इकोनॉमी से जुड़ता है। कृषि क्षेत्र या छत्तीसगढ़ में उद्योग धंधे के संबंध में उद्योग की क्या संभावनाएं हैं। ठीक है,
या नए उद्योगों की क्या संभावनाएं हैं, या नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो औद्योगिक नीति आई है उसके तहत क्या क्या संभावना है और सरकार क्या कर रही है 2024 से 2030 तक के लिए जो आई है, सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है। तो आपको यही बताना है कि हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने के लिए निवेश आकर्षित किया जा रहा है। तो मैं आपसे पहले सब पर प्रश्न यही पूछता हूँ, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से क्यों? फूड प्रोसेसिंग यूनिट से क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ खाद्यान्न अधिशेष का उत्पादन होता है, ठीक है। और खाद्यान्न ही नहीं, बागवानी, जिसमें टमाटर हो गया, ठीक है, और मिर्ची हो गया, पपीता हो गया, आलू हो गया, इन सब की उपज ठीक ठाक होती है। तो इन लोगों इनका वैल्यू एडिशन, अर्थात वैल्यू एडिशन मतलब समझते हैं ना, जैसे आलू है, ठीक है, क्या है एक आलू, तो आलू आप सिर्फ आलू खरीदेंगे तो उसकी रेट मार्केट में 20 से 25 रुपए किलो होगी। लेकिन जब यही आलू आपका बनता है, चिप्स बनता है, ठीक है, इसी आलू से बनता है चिप्स बनते हैं, तो इसका रेट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है कि नहीं? यही तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, अर्थात आलू को प्रोसेस्ड करके चिप्स जैसे उत्पाद बनाने की इंडस्ट्री लगाना। तो चूंकि छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान स्टेट है, तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए अपार संभावना है। इसलिए सीएम विष्णुदेव साय जी फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आकर्षित करने पर प्रयास कर रहे हैं। ठीक, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद। अब आप ये भी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है, मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ। छत्तीसगढ़ भारत के मध्य में स्थित है, ठीक है, भारत के मध्य में स्थित, इधर भारत है ये, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ स्थित है। तो ये समुद्र से भी दूर है और लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है, समझते हैं ना, भूआविष्ठित राज्य है। तो यहाँ सेवा क्षेत्र के लिए भी अपार संभावना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स किस में आते हैं जी? सेवा क्षेत्र में आते हैं। ये आपको प्रीलिम से आप एमसीक्यू क्वेश्चन एक बन गया कि सेवा क्षेत्र में कौन सा उत्पाद शामिल है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद किस में शामिल है इसका निर्माण, यदि निर्माण की बात करेंगे तो ये है सेकेंडरी सेक्टर का, लेकिन इसके उपयोग जो है ये सेवा क्षेत्र में होते हैं। जैसे जैसे बीपीओज हो गए, अर्थात इसके माध्यम जो इलेक्ट्रॉनिक जैसे स्पीकर बनना है तो इसमें सेवा क्षेत्र में इसका उपयोग होगा, माइक का निर्माण हो गया, ठीक है, तो ये सब सेवा क्षेत्र में ही होते हैं। तो इसलिए इन सबको आकर्षित करने के लिए गए हुए हैं कौन? विष्णुदेव साय। इससे रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये पूछा जाए कि राज्य सरकार क्या प्रयास कर रही है रोजगार बढ़ाने के लिए, तो आपके पास एक पॉइंट बन गया कि राज्य सरकार निवेश आकर्षित कर रही है विभिन्न क्षेत्रों में, जिससे भारत के छत्तीसगढ़ के विभिन्न मानव संसाधनों को, जो योग्य हैं और जो अयोग्य हैं, उनके लायक विभिन्न तरह के रोजगार आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। ठीक है, लिख लेंगे इतना, ठीक है, चल बढ़ते हैं आगे। ये बहुत सुखद खबर है, ठीक है, ये आपके एमसीक्यू बनेंगे यहां से, ये आपके मेंस में ऐसे में भी काम आएगा, ये आपके पेपर 4 मेंस की बात कर रहा हूं, उसमें बायोडाइवर्सिटी में भी काम आएगा, जैव विविधता वाले सेक्टर में, ठीक है, और पर्यावरण सुरक्षा की बात यदि आती है तो वहां भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूं, ठीक। ये किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट यहां पर तो दी नहीं है, लेकिन हम मान सकते हैं कि ये राज्य सरकार की अपनी रिपोर्ट है, राज्य सरकार की है, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले न्यूज देख लेते हैं, न्यूज है क्या आखिर। छत्तीसगढ़ में 3 साल में दोगुने हो गए बाघ, 35 पहुंची संख्या, कितने हो गए? 35 की संख्या हो गई है। सर्वाधिक 18 बाघ कहाँ पे पाए गए हैं? अचानक पर टाइगर रिजर्व में। आप जानते हैं कि एनटीसीए ने 2022 की रिपोर्ट, एनटीसीए की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने बाघ थे? इनकी संख्या थी कितनी? 17। कितनी थी जी? 17, और अभी बढ़कर कितनी हो गई है? 35। तो 3 साल में दोगुने से भी ज्यादा हो गए हैं बाघ, ठीक है। सर्वाधिक, अब यहाँ पे मैं एक फैक्ट बना देता हूँ कि छत्तीसगढ़ में वर्तमान में सर्वाधिक बाघ कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो वो या टाइगर रिजर्व में पाए जाते हैं। तो अचानक टाइगर रिजर्व में सर्वाधिक 18 बाघ, देखिए यहाँ पे लिखा है। अचानक टाइगर रिजर्व में कितने? 18। इंद्रावती टाइगर रिजर्व में 6, घोरमदेव अभ्यारण्य में 3, गुरु घासीदास तमोर पिंगला जो कि नवीनतम टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ का, ठीक है, तो वहां 7 बाघ पाए गए हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में 1 बाघ। तो यहां से बनेगा कि कहाँ पे एक भी टाइगर नहीं है, कहाँ पे सर्वाधिक टाइगर है, कहाँ पे किसको अभी नवीनतम टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ये सब आपके इस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो थोड़ी बात करें, यदि जैव विविधता संरक्षण पर या पर्यावरण की सुरक्षा पर कोई निबंध आता है तो हमको बताना है कि टाइगर क्यों इंपॉर्टेंट है। आप सबने फूड चेन पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? ठीक है,
खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले क्या आता है? घास फूस अर्थात घास पौधे, पेड़ पौधे। ठीक है, उसका कौन आता है? गिलहरी या टिड्डे। ठीक है, इसको कौन खाता है जी? इसको कौन खाता है? गिलहरी या टिड्डे। ठीक है, इसके बाद आता है कौन? या खरगोश। ठीक है, या बकरी। इसको कौन खाता है? शेर या भेड़िए। ठीक है, और भी आते हैं इसमें। उसके बाद मानव। इस प्रकार से खाद्य श्रृंखला बनती है। ठीक है, यदि इस फूड चेन के एक भी पिलर की संख्या में कमी आई तो दूसरे जिस पर वो डिपेंडेंट है या जो जिसकी संख्या को संतुलित करता है उसकी संख्या में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। तो पर्यावरण असंतुलित होगा कि नहीं होगा? अर्थात जिसकी संख्या संतुलित होनी चाहिए उसकी संख्या बढ़ जाएगी तो पृथ्वी पर या पर्यावरण पर भार बढ़ेगा कि नहीं? इसलिए पर्यावरण संतुलन के लिए किसी भी जीव जंतु जो प्रकृति में उपस्थित है उनकी संख्या उपस्थित होनी आवश्यक है। ठीक है ना? इससे और दूसरी बात क्या है? यदि किसी वन परिक्षेत्र में बाघों की संख्या होती है तो पर्यावरण या पेड़ पौधों की भी सुरक्षा होती है। कोई जा पाएगा क्या वहां पेड़ पौधे काटने? बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। तो ये पेड़ पौधों की भी सुरक्षा होती है, अर्थात फ्लोरा एंड फौना दोनों की सुरक्षा होती है। फ्लोरा मतलब हो गया पेड़ पौधे, फौना मतलब हो गया जीव जंतु, इन सभी की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। ठीक है, कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़े। अच्छा, दूसरा एक चीज प्रश्न पूछा जा सकता है वो ये कि कैसे टाइगर किसी वन क्षेत्र में या अभ्यारण्य में या टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या को, बाघों की निगरानी या उनका संख्या जानने के लिए क्या क्या सिस्टम या क्या प्रयोग अपनाया जाता है, विधि कौन सी होती है? तो वो होती है ड्रोन के माध्यम से और थर्मल कैमरे से वन्य जीव की मॉनिटरिंग की जाती है। वन सुरक्षा समितियों की मदद से ड्रोन और थर्मल कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग, समझ रहे हो, ताकि जानवरों और इंसानों के बीच संघर्ष को कम किया जा सके। इसके अलावा टाइगर रिजर्व में सक्रिय और आवास प्रबंधन प्रथा को लागू किया गया। सक्रिय आवास प्रबंधन, ठीक है, अर्थात जो भी बाघ हैं अपने आवास में किस प्रकार से एक्टिव रहे उसका भी मैनेजमेंट किया जाता है। किसके माध्यम से? वन सुरक्षा समिति, ड्रोन और थर्मल कैमरे के माध्यम से इनकी मॉनिटरिंग की जाती थी। ये विधि अपना करके हम इसकी वन्यजीव की मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? हाँ, ये हमारा ये कब से, जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं और उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ी बड़ी बातें करके सत्ता के केंद्र में रखने का प्रयास किया है, उसी में से एक हम पिछले एक हफ्ते से और आप लोग एक दो महीने से भी इसको देख रहे होंगे, लगातार न्यूज में बना हुआ है। तो मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि आज 27 अगस्त है और आप सबको पता है कि पेनाल्टी के रूप में जो भारत पर टैरिफ लगाया गया था, ठीक है, जो टैरिफ अभी 25% है और एक्स्ट्रा पेनाल्टी जो आज से लागू होगा वो इसका दोगुना होगा। तो आज से 50% टैरिफ भारत के वस्तु निर्यात पर लागू हो जाएगा। ठीक है, अर्थात भारत की जो सामान है वो अमेरिका में महंगे मिलेंगे और तो महंगे मिलेंगे तो वहां खरीदारी, उसकी कोई भी चीज महंगी होगी तो उसकी खरीदारी या शॉपिंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो कम होगी तो उसको उत्पादन जो भारत में होता है तो उत्पादन में गिरावट आएगी कि नहीं आएगी? उत्पादन में गिरावट आएगी, बिक्री ही नहीं होगी। बिक्री नहीं होगी तो जो उत्पादन करते हैं भारत के उद्यमी हैं, व्यवसायी हैं, उनको नुकसान होगा ना, नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा चीज अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने बोला है, स्वदेशी सबका जीवन मंत्र बने। तो यहाँ से एक चीज सीखा हमने, क्या सीखा? कि यह सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम नागरिकों को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा। यदि आपने संविधान के अनुच्छेद 51 का में पढ़ा होगा कि नागरिकों का अपना कर्तव्य है कि देश की सुरक्षा में भी अपना भागीदारी दें। तो आपकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए देश के विकास में, देश की सुरक्षा में। ठीक है, अब एक चीज है कि क्यों भारत अभी तक अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेक रहा है या आंख में आंख मिला के ही बात कर रहा है, वो 5 का पंच है। तो आप यदि अभी देखे होंगे CGPSC मेंस 2024, ठीक है, उसमें प्रश्न आया हुआ था करेंट अपडेट। करेंट में क्या, कौन सा क्वेश्चन आया था कि वर्तमान में भारत और बांग्लादेश संबंधों में मौजूदा चुनौतियां क्या हैं, समाधान सुझाइए। तो क्या ये क्वेश्चन नहीं बन सकता अगली बार कि वर्तमान में भारत और अमेरिका के मध्य मौजूदा चुनौतियां क्या हैं, समाधान सुझाइए। ठीक है, या क्या कारण है कि अमेरिका इतनी बड़ी देश, जो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके सामने भारत जो है अभी तक अपनी मजबूती प्रदर्शित कर रहा है, वो क्या कारण है? तो आपको बताना है कि भारत मजबूत है, टैरिफ वाले सक्षम है। वो 5 का पंच क्या है? आउटलुक और सुधरा है। ये आपको पढ़ना है। ऐसे पढ़ते जब जाएंगे तो आपकी समझ विकसित होगी। और आप सबको पता है पेपर 7 पार्ट 2 जो इंटरनेशनल रिलेशन वाला हिस्सा है उसमें मार्क्स नहीं आ रहे, अच्छे अच्छे टॉपर्स को देख लेना, 50 में 20 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना? ऐसे कंटेंट
का जब आप हिस्सा बनते जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है ना। तो आउटलुक और सुधरा है ना। इसको किसने बताया? रेटिंग एजेंसियों ने बताया कि भारत की अर्थव्यवस्था पर भरोसा जताया है बाहरी निवेशकों ने। हमारा बड़ा घरेलू बाजार है। ठीक है, 2050 तक बढ़कर हमारी हिस्सेदारी 16% होगी। किसमें? दुनिया की कुल खपत में। अभी 2023 में 9% थी। जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। महंगाई भी काबू में ही है। ठीक है, तो 26 में 4% रहने का अनुमान है। और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया जा रहा है सरकार के द्वारा। इसलिए ये पांचों के माध्यम से सरकार अर्थात भारत की विकास दर स्थिति स्टेबिलिटी बनी रहेगी, तो डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, देखिए सबसे ज्यादा असर किस पे होने वाला है, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी सेक्टर होंगे। ठीक है ना। और जो सेक्टर ऊपर नहीं लगाया गया, जैसे फार्मा, ऊर्जा सामान को छोड़कर अमेरिका जाने ऊर्जा उत्पाद और इलेक्ट्रॉनिक्स पर अमेरिका ने टैरिफ नहीं लगाया, बाकी पर टैरिफ लगाया उन्होंने। ठीक है, चलिए आगे। और देखिए इसका नुकसान क्या हुआ, आज से 50% लागू हो जाएगा। देखिए टैरिफ से सेंसेक्स 849 अंक टूटा है। जब सेंसेक्स टूटता है, इसका अर्थ होता है कि निवेशकों का भरोसा भारत की इकोनॉमी पर थोड़ा सा डगमगाने लगता है। ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि क्या क्या असर पड़ता है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों को आप इम्पैक्ट को ध्यान में रखेंगे। ये एक व्यू है। ठीक है, ऐसे चर्चा का आपको हिस्सा बनना चाहिए। ठीक है, ये अभी नहीं तो आप तो धीरे से समझ जाएंगे इस चीज को, ये क्यों बोला जा रहा है। अभी भी आपको पता है कि भारत में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है इकोनॉमी में, वही 15 से 16% एग्जैक्ट आप देखिएगा। और योगदान है 15 से 16%। लेकिन कृषि क्षेत्र में भारत की कुल आबादी का कितना प्रतिशत उसमें रोजगार में लगा हुआ है कृषि क्षेत्र में? तो लगभग 50 से 55%। अर्थात 50 से 55% लोगों का योगदान 15 से 16% है। तो क्या आपको नहीं लगता कि इस योगदान को बढ़ाना चाहिए? कैसे बढ़ेगा? तो कृषि क्षेत्र में रिसर्च एंड डेवलपमेंट अर्थात इसमें निवेश बढ़ाकर। और निवेश कैसे बढ़ेगा जी? क्या भारत में निवेश बढ़ाने वाले किसान हैं? नहीं, भारत में आधे से अधिक सीमांत और लघु कृषक हैं, जिनके पास वही पारंपरिक कृषि करने के लिए मजबूर हैं वो लोग, क्योंकि निवेश करने के लिए पूंजी चाहिए, और पूंजी तभी ना आएगी जब उनके पास अधिक संसाधन होंगे, वो है ही नहीं। तो इसलिए सरकार को निवेश पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, ये इसलिए बताया, तुलना की गई है। ये तुलना करके जब आप पढ़ते हैं तब आपको समझ में आता है, एक तरफ भारत है अमेरिका के सामने, और एक तरफ ब्राजील और चीन है। कौन है? ब्राजील और चीन। चीन को आंखें दिखाने की कोशिश की अमेरिका ने, चीन ने उसको जैसे का तैसा जवाब दिया, तो अमेरिका बैकफुट पर आया, और जो टैरिफ लगाया था 150% टैरिफ लगाया था, उसको उन्होंने 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया। वैसे ब्राजील पर उन्होंने लगाया, तो ब्राजील ने भी जैसा का तैसा जवाब दिया। अब जो बात आती है, ब्राजील ने क्यों जैसा का तैसा जवाब दिया, देखिए यहाँ पे ब्राजील ने कृषि को अपनी ताकत बना लिया है। कृषि क्षेत्र में मात्र 8% लोग हैं, और जीडीपी में योगदान भी 8 से 9%, अर्थात जितने लोग उतना योगदान। लेकिन हमारे यहाँ देखिए, लोग हैं 50 से 55% और योगदान है 15-16%। ठीक है, ये हुआ कैसे? तो कृषि और कृषि उत्पाद प्रसंस्करण संगठित और मैकेनाइज्ड है, इसी की आज भारत को आवश्यकता है। आपको और एक चीज अभी जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं कि मुख्यमंत्री जापान में क्या कर रहे हैं, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण के संबंध में निवेश लाने पर ही तो जोर दे रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, हम भी उसी तरफ बढ़ रहे हैं ना। ठीक है, यह देश कौन सा? ब्राजील दुनिया में कृषि निर्यातक देशों में सबसे आगे है। यह सच है कि भारत से लगभग 3 गुना भूभाग वाले इस क्षेत्र में बड़ा इलाका जंगलों का है, लेकिन समुन्नत कृषि के कारण इसकी प्रति व्यक्ति आय भी भारत से 4 गुना अधिक है। ट्रंप के टैरिफ आक्रोश को जिन दो देशों ने सबसे ज्यादा हिकारत से खारिज किया, उसमें एक ब्राजील भी शामिल है। ठीक है, तो ब्राजील इसलिए कि उसके कृषि उत्पाद न लेने से उसे नहीं, स्वयं अमेरिका को नुकसान होगा। यह सच है कि टेक सेवा निर्यात में भारत ब्राजील से आगे है, लेकिन कृषि में भारत के 65% लोगों का लगना उनकी प्रति व्यक्ति आय को सीमित कर रहा है। जहां ब्राजील के 2.5 करोड़ लोग कृषि व संबंधित उत्पादन और प्रसंस्करण बढ़ाकर जीडीपी में योगदान दे रहे हैं, वहीं भारत के किसान वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते। कैसे कर पाएंगे? अभी हमने देखा ना, वैल्यू एडिशन कैसे कर पाएंगे, क्योंकि भारत के 80% लगभग किसान सीमांत और लघु कृषक हैं। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को ही निवेश क्षेत्र में, कृषि निवेश में काम करना होगा। ठीक है, ये तुलनात्मक अध्ययन था कि कैसे हम अमेरिका को और बैकफुट पर ला सकते हैं, क्या क्या हमारे पास साधन हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो न्यूज को आप ध्यान से देखिए। इसमें लिखा है 2003 से 23 के बीच भारत में 24,651 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र का क्या हुआ है, नाश हुआ है। विकास की बढ़ती गति देख रहे हैं, विकास की गति क्या हो रही, बढ़ रही है, लेकिन जंगल लगातार क्या हो रहे हैं, हारते जा रहे थे। विकास की गति बढ़ रही है और जंगल लगातार कम हो रही है। अब यहाँ पे आपको विरोधाभासी नहीं लगता है? कब? जब आप
भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 देखते हैं तो भारत के कुल वन क्षेत्र में और फॉरेस्ट कवर में 2021 की तुलना में 1445 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। तो बढ़ा है तो फिर ये कहाँ से जंगल लगातार घट रहा है बोल रहे हैं। तो इस बढ़ने का मतलब ये देखिए, जो लगातार घट रहा है ना, ये जंगल है, यहाँ से पेड़ पौधों की आबादी में गिरावट आ रही है। और जो बढ़ने की बात आ रही है ना, जैसे सड़क है, ये सड़क हो गया, ये कहीं बस्ती है, यहाँ पे एक दो पेड़ लगा देते हैं, इसको भी गिना जा रहा है सड़क किनारे को, इसके बढ़ने में वृद्धि हो रही है। इसको बोला जा रहा है कि हमारे यहाँ किसमें वृद्धि हो रही है, वन और फॉरेस्ट कवर में। अर्थात जब आप टेक्निकल में जाते हैं तो वाकई में जो मुख्य जंगल है, जो 100 हेक्टेयर 200 हेक्टेयर में जो जंगल फैला हो, उसका विनाश हो रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में ही हसदेव अरण्य, ये जंगल है, इसका नाश हो रहा है, लेकिन सड़क किनारे और जो जहाँ पे कॉलोनीज का निर्माण हो रहा है वहां पेड़ पौधे बढ़ रहे हैं, तो ये माना जाता है पेड़ पौधे की संख्या बढ़ रही है, जबकि ये मात्रात्मक गुणात्मक नहीं है। तो हमको मात्रा चाहिए, गुणात्मक चाहिए, ये आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसी पर पूरा फैक्ट आपको एक डेटा बेस दिया गया है। अब जब आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे तो आपके एसे के लिए कंटेंट मिलेगा। एसे आप जानते हैं ना, एसे में साफ साफ लिखा है, क्या लिखा है एसे में, कि आपको एसे में क्या क्या शामिल करना है। इसमें शामिल करना है कि आंकड़े, कारण और समाधान आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आंकड़े कहाँ से लेके आएंगे, क्या वही एग्जाम के टाइम में जो 2-3 पब्लिकेशन है वो अपना बुक निकालती हैं निबंध संबंधित, वहां तुरंत पढ़ेंगे रटेंगे, या अभी से कंटेंट रिच करते चलेंगे, तो ताकि जाकर के आपके वन संबंधी या पर्यावरण संबंधी कोई भी प्रश्न आते हैं तो यहाँ से आप कंटेंट उठा सकें। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा और लंबे शुष्क मौसम ने 2023-24 में लगभग 34,565 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को आगजनी से नुकसान पहुंचा है। आगजनी, वन रोपण के लिए धन की कमी सभी राज्यों में एक बड़ी समस्या। वन रोपण के लिए धन की कमी हो रही, बाकी लोक लुभावन वादे के लिए धन की कमी नहीं हो रही, उसके लिए कर्जे ले लेंगे, लेकिन वन रोपण के लिए नहीं लेंगे। समझ रहे हैं। अतिक्रमण, स्थानीय स्तर पर इनकी निगरानी प्रभावशाली नहीं रह गई है। अतिक्रमण और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास गतिविधियां वन्य जीवों, विशेषकर हाथियों एवं बाघ के कॉरिडोर को संकुचित करते हुए उनकी संख्या को प्रभावित कर रही। तो ये सारी आपकी चुनौतियां हैं। देख रहे हैं, आपको कंटेंट मिल रहा है यहाँ से कि क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, आज आप चुनौतियां करेंगे, कल कोई एडिटोरियल आएगा वो आपको समाधान बताएगा। ऐसे ही बूंद बूंद से आपको अपना कंटेंट रीच करते जाना है। और आप 1 महीने 2 महीने बाद देखेंगे आपके पास इतना कंटेंट होगा, तो आप उस समय जब मेंस की तैयारी करेंगे उस समय आपको बल्क में तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब फिर एक आते हैं कि ये आपके पेपर 4 मेंस की बात कर रहा हूं, उसमें इन्वायरमेंट में एक सिलेबस का हिस्सा है आपका प्रदूषण। ठीक है, प्रदूषण। अब यहाँ पे पहले हेडिंग देख लेते हैं। एनकेप में शामिल शहरों के वायु सर्वेक्षण पर सेल्फ असेसमेंट रिपोर्ट के सामने एक तस्वीर। 5 साल में 200 करोड़ खर्च करने पर भी रायपुर, भिलाई, कोरबा की हवा खराब है। तो 3 शहरों के बारे में दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बनाता हूं कि 15वें वित्त आयोग ने एनकेप बनाया है। एनकेप का पूरा नाम क्या है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। एनकेप नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम में हमारे छत्तीसगढ़ के 3 शहर शामिल, कौन कौन सा, रायपुर, भिलाई और कोरबा, ये तीनों शामिल है। बन गया क्वेश्चन कि 15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता सुधार, ठीक है, वायु नेशनल राष्ट्रीय क्लीन एयर प्रोग्राम जो है उसमें कौन कौन से शहर शामिल है, रायपुर, भिलाई और कोरबा। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए फिर बनता है कि PM10 क्या होते हैं। 2 अंक में पूछा जा सकता है, एक होता है PM2.5 और एक होता है PM10। ठीक है, तो PM का पूरा नाम क्या है, पार्टिकुलेट मैटर। अब देखिए आप, कणिकीय पदार्थ जिसको बोला जाता है। PM10 का अर्थ होता है कणिकीय पदार्थ जिनका व्यास 10 माइक्रोमीटर है उससे कम होता है। ठीक है, ये आपका परिभाषा बन गया। अब कहाँ आप इसके लिए पुस्तक ढूंढते रहेंगे। वैसे ही PM2.5 जिसको, जो फेफड़ों के लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। अब PM10 क्या होता है आपने देख लिया, ये क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। देखिए, PM10 कण हवा में मौजूद धूल और विभिन्न तत्वों के छोटे कण होते हैं जो सांस लेने के दौरान फेफड़ों में जाकर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कण श्वास संबंधी समस्याओं जैसे खांसी, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस को बढ़ा सकते हैं। लंबे समय तक ऐसे हालात में रहने पर हृदय रोग का खतरा भी बढ़ जाता है। श्वसन प्रणाली पर सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। देख रहे हैं, आपको सारा कंटेंट यही मिल गया आपके मेंस के लिए। PM10 के बारे में कुछ भी आता है, PM10 या PM2.5 के बारे में, तो आपको 2 अंक और 4 अंक के बारे में कंटेंट यहीं से प्राप्त हो गया। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है प्रदूषण, प्रदूषण बढ़ने, वायु प्रदूषण बढ़ने के क्या कारण है, जैसे आ गया कारण पूछ दिया वायु प्रदूषण के कारण। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, मुख्यतः औद्योगिक गतिविधियां, निर्माण स्थल कंस्ट्रक्शन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, वाहनों की संख्या में वृद्धि हो रही है,
कृषि और कोयला या लकड़ी जलाने ये जिम्मेदार है। सभी साथ ही प्राकृतिक स्रोतों, अब इसको लिखेंगे आप कृत्रिम या मानव जनित कारण, क्या लिखेंगे? कृत्रिम या मानव जनित कारण, और आगे लिखेंगे इसको प्राकृतिक कारण। आपको प्रेजेंटेशन भी तो ऐसे ही करना है, ठीक है। जंगलों में आग और पराग कणों से भी आते हैं। जन जागृति के लिए आप क्या क्या करना है? वॉल पेंटिंग। अब क्या करना है आपको? सुधार के क्या क्या उपाय हैं ये पूछ दिया जाए, सुधार के उपाय। तो जन जागृति के लिए वॉल पेंटिंग क्या करेंगे? वॉल पेंटिंग, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन किया जा रहा है, ठीक है। और क्या क्या कर रहे हैं? हवा साफ करने के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं? तो पब्लिक आउटरीच एक्टिविटी कराया जा रहा है। आउटरीच है ना, ये आउटरीच नहीं है, आउटरीच, ठीक है प्रोग्राम। वहीं प्रशासन अकादमी निमोरा में ट्रेनिंग प्रदान की जा रही है। खराब सड़कों की पेच रिपेयरिंग कराई जा रही है। पेवर ब्लॉक के कार्य कराए जा रहे हैं। वृक्षारोपण, ये आपके क्या क्या सरकारी प्रयास हैं उसको दर्शाता है। तो आपका वायु प्रदूषण पर लगभग पूरा एक टॉपिक यहीं पे तैयार हो गया, ठीक है। यदि आपको सीखने में थोड़ा भी मदद कर रहा है तो आप ऐसे न्यूज एनालिसिस या ऐसे करंट अफेयर के साथ लगातार बने रहिए। चलते हैं अगले न्यूज की तरफ। ये दो न्यूज है। एक है कि देखिए एडीआर एक एनजीओ है, ठीक है। इन्होंने सर इनके आंकड़ों के आधार पर खुलासा हुआ है कि देश के करीब आधे सांसदों और विधायकों पर आपराधिक केस है। ये इसलिए सामने आया है कि अभी हाल ही में संसद में 130वां संशोधन विधेयक बिल पेश किया गया और उसका मुख्य उद्देश्य है क्या है कि पीएम, देश के प्रधानमंत्री, राज्यों के सीएम, केंद्र के मिनिस्टर और राज्य के मिनिस्टर, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी और वहां के मिनिस्टर, इन सबको यदि लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखा जाता है किसी आपराधिक कृत्य के लिए, तो इनके पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार का आपराधिक, इसको मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, आपराधिक कृत्य। और एक बात आप ध्यान सुने होंगे, बार बार हमारे देश के गृह मंत्री नैतिकता की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये अच्छा है कि इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो, क्योंकि ये न सिर्फ एनडीए के लिए है जो सत्ता में है, ये जो विपक्ष में उनके लिए भी, यदि आने वाले समय यदि वो सत्ता में आते हैं तो उनके लिए भी ये नैतिकता बहुत बड़ा मापदंड होगा। तो मैं अभी जो सरकार में है उनसे बस एक ही प्रश्न इस माध्यम से करना चाहूंगा कि क्या वो आने वाले समय में, क्योंकि देखिए पहले तो लोग कोई भी सांसद बनेगा, सांसद के बाद वो मंत्री या प्रधानमंत्री सीएम बनेगा, ठीक है। तो क्या आप ऐसे सांसद को टिकट देंगे या अपने पार्टी का उम्मीदवार घोषित करेंगे जिनके खिलाफ कोई भी आपराधिक केस ना हो? क्योंकि यदि आपराधिक केस दर्ज है तो फिर तो वो 30 दिन तक हिरासत में रहेगा, तो उसको अपने पद से हटना पड़ेगा। तो अस्थायी रूप से आप प्रतिनिधि सौंपेंगे या फिर स्थायी जो 5 साल अपने पद पर रह सके। तो इस नैतिकता के हवाले से एक बात क्या कही जा सकती है कि आप ऐसे सांसद और विधायकों को टिकट दे जिनके खिलाफ कोई भी आपराधिक कृत्य दर्ज ना हो। तो ये कहां से आए हैं देख रहे हैं? सबसे ज्यादा जो आपराधिक कृत्य है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। विधायकों में कुल 79% विधायक और गंभीर आपराधिक में 56%। ये कहाँ से आ रहे हैं ऐसे लोग? इनको कैसे टिकट दिया? क्या नैतिकता का यही परिभाषा है कि इनके खिलाफ जब तक सबूत पेश नहीं हो जाता, जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता, तब तक तो ये लोग बेगुनाह है? तो यदि आप नैतिकता की बात कर रहे हैं, ये सारे पार्टी जो भी राजनेता है उन सबके लिए प्रश्न है, ठीक है, कि यदि आप नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता में रहना चाहते हैं, तो आप ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के किसी भी उम्मीदवार को अपनी पार्टी से टिकट ही ना दिए। टिकट ही नहीं देंगे तो फिर इस आपराधिक या फिर कोई भी प्रकार के केस की बात ही नहीं होगी, ठीक है। आप यहां से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से राज्य और कौन कौन से पार्टियों के लोग कितने कितने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को या उम्मीदवारों को टिकट देते हैं, ठीक है। अब एक प्रश्न, एक बहुत बड़ा न्यूज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि क्या गवर्नर बिलों पर सालों तक फैसला न ले तो कोर्ट बेबस रहेगा? अर्थात बहस में मैं आपको इसका सारांश बता देता हूं। इस पे सुनवाई चल रही है कि क्या राज्यपाल जो विधानसभा यदि कोई बिल पारित करती है और राज्यपाल के पास वो हस्ताक्षर के लिए जाता है, तो इतनी विवेकाधीन शक्ति है राज्यपाल के पास कि वो 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल तक अपने पास रोक के रख सके। यदि ऐसी ही रखती रहे तो क्या इस पर न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी? तो ये इसी प्रश्न पर अभी लगातार सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और विभिन्न पार्टी और सरकारों के द्वारा इस पर बहस किया जा रहा है कि आखिर, क्योंकि राज्यपाल के लिए किसी भी प्रकार की समय सीमा तय नहीं है कि वो कब बिल पर हस्ताक्षर करके सरकार को वापस सौंपे, तो इसी पर ये चर्चा चल रही है। तो हमको आपको सिर्फ इस चर्चा का इसलिए हिस्सा बनना है कि आप खुद सोचिए कि इस देश में जैसे संविधान लागू है, संविधान में सबसे पहला लाइन होता है हम भारत के लोग, अर्थात यहाँ की जो राजा है वो जनता है, और जनता अपना प्रतिनिधि चुनकर कहाँ भेजती है? विधानसभा और लोकसभा में। और विधानसभा और लोकसभा यदि कोई बिल पारित करे, क्योंकि बिल यदि पारित हुआ है तो बहुमत से पारित हुआ होगा ना जी,
अब बहुमत से पारित हुआ है, अर्थात बहुमत किसका बहुमत? जनता का बहुमत। तो जनता के बहुमत से यदि बिल गया है राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास, तो इन राज्यपाल और राष्ट्रपति जिसका चुनाव जनता डायरेक्ट करती ही नहीं है, राज्यपाल को खासकर नहीं करती है, तो केंद्र सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति इसका निर्वाचन करते हैं। तो जिसका जनता से कोई सरोकार ही नहीं है, वो किसी जनता के प्रतिनिधियों द्वारा पारित बिल को कितने दिनों तक रोक सकती है, ये इनको विशेषाधिकार क्यों होना चाहिए, या है तो कितने समय तक, 6 माह, साल, 1 साल, 2 वर्ष, कितना समय होना चाहिए, इसी बात पर चर्चा चल रही है। तो ऐसे न्यूज को आपका समझना पड़ेगा। ठीक है, अगला है 2-3 इसमें से इंपॉर्टेंट, उसको बस देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें आएगा कि हर तीसरा स्कूल छात्र ले रहा है प्राइवेट कोचिंग, शहरों में इसका ज्यादा चलन है। तो अब आप खुद सोचिए, हर तीसरा स्कूली छात्र, 1/3 जो स्टूडेंट हो क्या ले रहे हैं? प्राइवेट कोचिंग ले रहे हैं। तो फिर प्राइवेट स्कूल, इतने सारे प्राइवेट स्कूल और इतने सारे गवर्नमेंट स्कूल होने के क्या लाभ है? इससे अच्छा जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को सिर्फ कोचिंग के माध्यम से ही पढ़ा लें। ये स्थिति आखिर क्यों पनपी? क्या ये अंधी दौड़ है, या हमारी स्कूली शिक्षा या हमारी एजुकेशन की विफलता है? ठीक है, इस पर आपको और मेरे को सोचने की आवश्यकता है। बाकी ये न्यूज़ है वन लाइनर, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेंगे। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार हुआ देश में, तो इसको थोड़ा देख लेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।